नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सशक्त यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इंडिया अलायंस तो अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन क्या पीएम मोदी के नेतृत्व वाला और आने वाले 10-20 सालों के बाद सुनाई देने वाला एनडीए गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कितना राष्ट्रीय है, कितना जनतांत्रिक है और कितना गठबंधन है? अब इस बात के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और ये सारे सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। पीएम मोदी की तीसरी सरकार मोदी 3.0 ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं और 2 महीने के भीतर 2 छोटे-छोटे संसद के सत्र हुए और इस सत्र के दौरान जिस प्रकार से पूरा विपक्ष की एकजुटता दिखी, चाहे राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाला कांग्रेस हो या फिर ये कहे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी हो पश्चिम बंगाल से या फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश से, इन सब को देखने के बाद संसद के भीतर साफ-साफ दिखाई पड़ा कि एक और से इंडिया गठबंधन, जिसके भीतर महाराष्ट्र की भी पार्टी है, दक्षिण की भी पार्टी है, बिहार की भी पार्टी है, हर जगह की कोई ना कोई क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत ताकत के साथ संसद के भीतर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करती रही। लेकिन वही पीएम मोदी के एनडीए गठबंधन का कुनबा धीरे धीरे बिखरा हुआ नजर आने लगा और इस बिखराव के बीच हम आज बात तो यहां तक आज करने वाले हैं कि इंडिया गठबंधन की ताकत के आगे शीश नवाने के लिए जो खबरें चल रही है, शीश नवाने के लिए नहीं बल्कि ये कहे कि ज्यादा सही और उपयुक्त शब्द ये होगा कि उस गठबंधन के साथ खड़े होने के लिए अब कई सारे पॉलिटिकल पार्टी ने पुनर्विचार और मंथन का पूरा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अंदर खाने बैठके शुरू हो गए हैं कि आखिर कौन कब एनडीए के जहाज से कूद जाएगा, कौन पहले कूदेगा, कौन किसके साथ, यानी 2-3 दल एक साथ वहां से निकलेंगे और ऐसे में कौन बिना बताए वहां से हटेंगे। हालात तो यहां तक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये हालात ऐसे बने कैसे? और इन सारे हालातों के ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले आखिर पीएम मोदी की सरकार क्या रोल बैक करती है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जेपीसी की बात और तमाम सारी बातें करती है, बातचीत की सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की कोई प्रयास करती रही है। एक अकेला कितनों पर भारी, यही सूत्र वाक्य रहा है नरेंद्र मोदी का। और एक अकेला कितनों पर भारी को जब कई सारे बैसाखी गई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो इस बैसाखियों के सहारे एक अकेला कितनों पर पेंडुलम की तरह झूलते हुए भारी ये हालात जब बनते हुए दिखाई दिए, तो उन हालात के पीछे के कारणों पर भी एक नजर दौड़ाना बहुत जरूरी होगा। अब ध्यान दीजिए, संसद का बजट सत्र और इस बजट सत्र के दौरान उस समय तक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट नहीं आता है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट उस समय तक सेबी के चीफ को लेकर के हिंडनबर्ग का खुलासा नहीं हुआ था कि अडानी ग्रुप के साथ सेबी के चीफ का इस तरह से कथित संबंध है, संलिप्तता है। लेकिन संसद का सत्र समय से पहले खत्म कर दिया। उस संसद के सत्र में क्या हुआ, सत्र के बाद क्या हो रहा है, ये जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके समझिए कि जो हो रहा है क्या उसको भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का क्या समर्थन प्राप्त है, क्या बीजेपी के सहयोगी दल इस दौर में बेचैन है और इस बेचैन सहयोगी दल के सहारे, इस बेचैन पॉलिटिकल पार्टनर्स के सहारे पीएम मोदी का सरकार कब तक टिकी रहेगी, इसके लिए एक एक करके एक एक दलों का हाल में आपको सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? चंद्रबाबू नायडू के सबसे बड़ा सहयोगी दल है, 16 सांसद के साथ नरेंद्र मोदी सरकार की बैसाखी बना हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर। उसके बाद की परिस्थिति में चंद्रबाबू नरेंद्र मोदी के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई कहने की बात नहीं, वो सहज हो ही नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना, मोदी 1.0 में 7 साल सरकार का हिस्सा रहने के बावजूद समर्थन वापस लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की नौबत इसी पार्टी को आ गई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में ही चंद्रबाबू नायडू को जेल जाने की भी नौबत आ गई। और इन सबसे आगे निकल करके देखे जो उनके राज्य की इच्छा है, जिस प्रकार से कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू, जिस प्रकार से 1 क्लास स्टेट कैपिटल अमरावती को बनाना चाहते, जिस आईटी हब वो हैदराबाद को बड़ी शिद्दत से बचाया, वो तेलंगाना के पास चला गया, तो वो हैदराबाद से भी बड़ा एक आईटी हब क्रिएट करना चाहते हैं अमरावती को, तमाम सारी चीजें चाहते हैं। और इसके लिए जो दिल्ली से, जो केंद्र सरकार से यानी नरेंद्र मोदी से जो मदद चाहिए, आपको पता है कि जितनी मेहरबानी गुजरात पर बढ़ती जाती है, बुलेट ट्रेन से लेकर के वर्ल्ड कप तक और गिफ्ट सिटी से लेकर के तमाम दूसरे मामलों तक, नमस्ते ट्रंप तक, उस तरह की मेहरबानी, उसकी आधी मेहरबानी भी चंद्रबाबू नायडू के राज्य
या फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं होने जा रही है, ये बात चंद्रबाबू नायडू जानते हैं। इस बात की सबसे बड़ी तस्दीक तो तब हो गई जब संसद भवन के भीतर वक्फ बोर्ड की बिल को लेकर के तनातनी का माहौल हो गया, गर्मागर्म बहसें चल रही थी। उस दौरान सबने देखा कि टीडीपी का रुख एक तरह से इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के रुख के साथ मिलता जुलता नजर आ रहा था। यूं कह के उसका समर्थन करने जैसा था कि इसके ऊपर एक व्यापक डिस्कशन के लिए, एक बड़ी विस्तृत चर्चा के लिए इसको जेपीसी के अंदर जाना चाहिए। और जब ये बिल जेपीसी के अंदर गया, मजबूर हो गई वर्तमान सरकार, वो नरेंद्र मोदी की सरकार जेपीसी के भीतर भेजने के लिए मजबूर हो गई, जो किसान बिलों को आनन फानल में पास करा लेती थी। 13 महीने दिल्ली की सड़क के ऊपर, दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके किसान बैठे हुए थे। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग खालिस्तानी तमाम सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे थे, तमाम शब्दों का। इसके बावजूद भी सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं थी। 13 महीने बाद सरकार तब झुकी थी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया था। लेकिन यहाँ तो 13 घंटे से भी कम समय में सरकार झुक गई। यहाँ तो संसद भवन के भीतर बिल को रखने के बाद ही सरकार को झुकना पड़ गया और जेपीसी के भीतर उस बिल को भेजना पड़ा। तो चंद्रबाबू नायडू की मांग यहाँ पर पूरी नहीं होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार और डीके शिव कुमार के दोस्त, ये कहने की किसी को जरूरत नहीं है। वो सीताराम येचुरी के दोस्त हैं, यह भी कहने की किसी को जरूरत नहीं है। और सेकुलर धारा के राजनीति उन्होंने ज्यादातर मौकों पर किया, यूं कह कि हमेशा ही किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो तब पहुंचे थे, तब गए जब अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में एनडीए और सरकार, यानी ये कहे कि गठबंधन और सरकार, इन दोनों का एक उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष माना जाने वाला चेहरा उसके ऊपर चस्पा था। आज वो चेहरा चस्पा नहीं है। आज चेहरा नरेंद्र मोदी का चस्पा है। आज चेहरा अमित शाह का चस्पा है। आज चेहरा मोदी को देवताओं का देवता कहने वाले जेपी नड्डा का चस्पा हुआ है। उन चेहरों के साथ चंद्रबाबू नायडू को एनडीए के खूंटे से बांध करके रख पाना, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मौजूदा नेतृत्व के बस की बात नहीं है। खास करके तब उस दौरान जब इंडिया गठबंधन बाहें फैलाए खड़ा है। जरा चंद्रबाबू नायडू से आगे निकल करके देखते हैं कि बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार, सबको पता है कि नीतीश कुमार ने क्या किया। 12 सांसदों के पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जैसी हालत उनकी है नहीं जहां पर वन साइडेड समर्थन है। चंद्रबाबू नायडू को तो भाजपा का समर्थन की जरूरत भी नहीं है। उनको तो 3/4 बहुमत अकेले ही मिला हुआ है वहां की विधानसभा के अंदर, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के भीतर। लेकिन नीतीश कुमार के साथ गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। बिहार में बीजेपी के बैसाखी पे नीतीश कुमार की सरकार, तो दिल्ली में नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे बीजेपी का सरकार, यानी मोदी का सरकार। नीतीश कुमार को तो बैसाखी मिल जाएगी बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस की बैसाखी मिल जाएगी बिहार में। लेकिन क्या नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। और नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की पार्टी जेडीयू किस प्रकार से जब ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सरकार का पक्ष लेने का प्रयास किया, उसके बाद पटना से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। वो मामला जेपीसी के भीतर जब भेजा गया तो कहा यह भी गया कि इसके पीछे न केवल चंद्रबाबू नायडू बल्कि एक नीतीश कुमार का भी एक बड़ा दबाव है। ललन सिंह को पार्टी के फोरम पर जो सूत्र का कहना है कि उनकी जवाब तलब किया गया कि आखिर इस मुद्दे के ऊपर आपने सरकार के बचाव क्यों किया। पटना के भीतर विजय चौधरी, जब नीतीश कुमार सरकार की मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जी हाँ, जेपीसी में भेजने का फैसला का स्वागत किया। तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू की क्या स्थिति है। आरक्षण बढ़ाने का फैसला, जाति जनगणना कास्ट सेंसस का फैसला, और उस कास्ट सेंसस के बाद बढ़े हुए आरक्षण को जो नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दिया था बिहार में, वो इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री रहते हुए मंजूरी दिया था बिहार के भीतर, उस पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा उसको रद्द कर दिया जाना और फिर नीतीश सरकार की मांग से 9वें अनुसूची में डाला जाए, इस मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस मांग से दूरी बनाना एक अलग मुद्दा है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला नहीं, एक अलग ही मुद्दा है नीतीश कुमार के लिए। तो वो अलग ही इस बात से फुफुआए बैठे हैं। तो इंडिया गठबंधन एक तरह से बेहतर ऑफर और बेहतर डील का इंतजार हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो डील आएगा उसके लिए हाँ किया जाए। क्या बात केवल 2 दलों का नहीं, बीजेपी के भीतर का। आपने एक और पार्टी को देखा होगा, एचडी देवगौड़ा की जनता दल सेकुलर, वहां पे नाम में ही सेकुलर लगा, लेकिन वो बीजेपी के हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा, एनडीए गठबंधन दल के हिस्सा रहे हैं। लेकिन एचडी कुमार और स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे, जी, वो नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर मंत्री भी बन गए। और जब वो मंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी राज्य में उनके साथ चलने की बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पर जो है
जिस प्रकार से बिसात बिछी हुई है, जिस प्रकार से उस राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस, राजनीतिक जगह नहीं, भले लोकसभा में ज्यादा सीट मिल गई लेकिन राज्य की राजनीति में स्पेस धीरे धीरे कम होते जा रहा है और उनको जेडीएस की बैसाखी की सख्त जरूरत है इस दौर में। उस दौर में मालास्वामी ने भी झटका दिया, मान मनोबल पे वो मान चुके हैं। पहले तो मंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर, गुजरात के भीतर कब कैसे क्या हुआ, पूर्व की सरकारों में, पूर्व के नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में इस सब पे सवाल ही उठा दिए बेंगलुरु के कार्यक्रम के दौरान। और उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में बेंगलुरु के भीतर एक यात्रा भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी कुछ सहयोगी के साथ कर्नाटक के भीतर, वही उस यात्रा से हाथ झटक लिया। बहुत मान मनोबल के बाद किसी तरीके से वो तैयार हो गया। तो ये मान मनोबल का दौर कब तक चलेगा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के भीतर, उस पार्टी के साथ जिस पार्टी के नाम में ही सेकुलर लगा हुआ। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। आप चलते हैं उस राज्य के भीतर जहां सबसे पहले चुनाव है और जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सहयोगी दलों के पास 8 सांसद है, 7 एकनाथ शिंदे की, 1 अजित पवार की। अजित पवार के लिए रक्षाबंधन का त्योहार नरेंद्र मोदी के गठबंधन को तोड़ने जैसा तो साबित नहीं होगा क्या? सार्वजनिक तौर पर अजित पवार ने स्वीकार कर लिया है कि उनके द्वारा अपनी पत्नी को, सुमित्रा पवार को, सुप्रिया सुले के खिलाफ या उनके चचेरी बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाने का फैसला एक गलत फैसला था। और इस फैसले से वो स्वीकार करते हैं कि उस गलती हुई थी। रक्षाबंधन की दिन वो जा रहा है, रक्षाबंधन के दिन इंडिया गठबंधन के साथ जाने का भी फैसला कर लेंगे। हो सकता है कि उस दिन ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय में यह भी हो सकता है और विधानसभा के चुनाव के बाद भी हो सकता है। तो उनकी पार्टी के भी एक सांसद है जो कहीं भी जा सकते हैं, जिधर अजित पवार चाहेंगे उधर जाएंगे। और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो हालात कमोबेश बनते हुए दिख रहे हैं, उसको शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ ही जाना पड़ सकता है। कोई दूसरा चारा महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर फिलहाल तो उनकी एकमात्र सांसद के लिए बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो अजित पवार उन्हीं के साथ रहे, अमित शाह के साथ रहे, मोदी के साथ रहे। जहां अमित शाह कहते हैं अजित दादा सही जगह आ गए हैं, भले पहले चक्की पच्ची बात करते रहे उनके पार्टी के लोग, लेकिन अब जब वो सही जगह पर आ गए तो उनके सांसद भी क्या सही ठिकाना तलाश रहे हैं इस दौर में। अब ध्यान दीजिएगा, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, 12 सांसद नीतीश कुमार के 28 सांसद हुए, 2 सांसद जनता दल सेकुलर के, 30 सांसद, एक नंबर 31 सांसद अजित पवार के सांसद। और अब जो सबसे बड़े सहयोगी पार्टनर्स के सूची में तीसरे चौथे नंबर पे जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी, शिवसेना के सांसद। और एकनाथ शिंदे की पार्टी की क्या हालत है महाराष्ट्र की राजनीति में, जनमत किस दिशा में मोड़ लेते हुए दिख रहा है। ये महाराष्ट्र के किसी नुक्कड़ चौक चौराहे पर, किसी ठेले पर, किसी ढाबे पर आप खड़े होकर के भी आप बात करके समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जा रहा है। लोकसभा चुनाव तो एक ट्रेलर था, विधानसभा चुनाव के भीतर पूरी स्क्रिप्ट, पूरी एक बड़ी फिल्म के साथ आप देश की जनता के साथ दिखाई, महाराष्ट्र की जनता के साथ दिखाई जाएगी, ये बात कहीं ना कहीं तय है। तो ऐसे में शिंदे गुट के सांसद के भीतर भी एक भावना है कि वह चुनाव के बाद करेंगे तो फिर क्या करेंगे। आखिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे गुट के साथ वह चुन करके लोकसभा में पहुंचे, उन 7 लोगों का क्या राजनीतिक भविष्य बना है और किस पार्टी के साथ उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है, ये बात अब बंद कमरे के भीतर नहीं बल्कि ये कह कि खुलेआम खुले तौर पर हो रही है कि शिंदे गुट की सांसद कहां जाएंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अगले 2-3 महीने के भीतर हो जाना है, सबके सामने नतीजा आ जाएगा। लोकसभा के चुनाव के भीतर जिस प्रकार के हालात थे 2024 के आए, उसमें तो साफ दिखाई पड़ रहा था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी दस्तरखान उठते हुए दिख रहा है। सहयोगी दलों की, सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी के साथ महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी के पहले तो तालमेल बिठाना काफी मुश्किल, और अगर तालमेल बैठ भी जाता है तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सीटों को 50 पार करते हुए शायद ना खुद को देख पाए, वो अपने सहयोगी पार्टनर्स के, सहयोगी दल के जो सीट दर्जन भर आंकड़े भी मतलब पहुंचा पाने की स्थिति में, जिता पाने की स्थिति में, ये बात महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को जानने वाले लोग, महाराष्ट्र के लोग बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं। एक तरफ शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, एनसीपी, एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई। विधायकों के मामले में उनका रिजर्वेशन है, जो लोग देखा दे गए वो उनको नहीं लेंगे, लेकिन ये रिजर्वेशन सांसदों के मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी खुल करके भले ही कुछ ना कहे, लेकिन ये रिजर्वेशन नहीं है कि उन लोगों को नहीं आने देंगे। सांसदों के स्वागत का
बोल जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 विधानसभा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद उनके बोल लग सकते थे। ये 38 सांसदों का पूरा एक कुनबा जब पूरे साफ दिखाई दे और वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाने के लिए तैयार होता है, ऐसे में चिराग पासवान और सुप्रिया पटेल इसके बारे में कुछ कहे या न कहे, जयंत चौधरी का रुख क्या होगा ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि विनेश फोगाट का मुद्दा हो, किसानों को एमएसपी गारंटी का मुद्दा हो, बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों ने जयंत चौधरी के पूरे चुनावी जमीन को ही हिला करके रख दिया। और जो चुनावी जमीन हिलती हुई नजर आए तो उनके भी 2 सांसद कहां जाएंगे, नजर उसके ऊपर भी रखनी होगी। इंडिया गठबंधन इन 40 सांसदों के लिए कहां खुल करके बाएं फैलाए बैठा है। 40 सांसद उनके इंडिया गठबंधन के भीतर बेहतर डील के लिए इंडिया गठबंधन के सुप्रीमो भी खुल करके तैयार है। अब वो मुहूर्त की इंतजार है कि वो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की विधानसभा का नतीजा आने के बाद ये खेल होगा नवंबर के महीने में, या फिर वो कोई और वो मुहूर्त निकलेगा। देखते रहिए इंडिया गठबंधन के भीतर जो कोई भी खेल चल रहा है, वह कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो। इंडिया गठबंधन के भीतर जो खेल चल रहा है वो गठबंधन कब गठबंधन ज्यादा दिख रहा है एनडीए गठबंधन के भीतर। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह का चाणक्य नीति, और हालत तो ये है भारतीय जनता पार्टी की कि बीजेपी के भीतर बीजेपी अब तक अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई है कि वो अध्यक्ष अब किसको बनाए। तो इन हालातों के भीतर जो इनसाइड स्टोरी है वो कमोबेशी यही होती है कि इंडिया गठबंधन का न तो संसद के भीतर एकजुट दिख रहा है और ना ही वो इंडिया गठबंधन की एकता को तोड़ पा रहा है। ऊपर से महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड का विधानसभा चुनाव सामने है। ईडी अब साकेत खोखले जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं वहां तक पहुंच गई है। तो ईडी का मामला भी, ईडी भी थमने का नाम नहीं ले रही इस दौर में, भले ही मनीष सिसोदिया इस दौर में छूट गए हों। तो ईडी रुकने का नाम न ले, तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में घेरने की तैयारी हो और नीतीश कुमार ऐसे में बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुटे हों। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने लिए सेकुलर राजनीतिक जमीन तलाश रहे हों। शिंदे गुट के सांसद, अजित पवार के सांसद और जयंत चौधरी हैं। तो साहब एचडी कुमार स्वामी का पार्टी वो अपने राजनीतिक भविष्य को इस भारत देश के सेकुलर फैमिली के दायरे में देखने के लिए अपने इलाके की जमीनी हालात को टटोलते हुए, चाहे साउथ कर्नाटका का इलाका हो, चाहे अल्पसंख्यक राजनीति हो, इस देश की इक्वेशन जो जेडीएस के जो जमीन हुआ करती थी उस इक्वेशन का मामला हो, ये तमाम तरह जयंत चौधरी के इलाके के भीतर जाट मुसलमान एकता की बात हो, हर जगह पर राजनीति का गवाना और मंत्री पद गवा देना, इन दोनों के बीच जब नेता के सामने विकल्प चुनने की बात आती है तो याद रखिएगा नेता हमेशा कुर्सी गवाना पसंद करता है। क्योंकि कुर्सी तो फिर से मिल सकती है, वो भी मंत्री पद की कुर्सी कभी भी मिल सकती है अगर संसद की सदस्यता है तो, लेकिन राजनीतिक जमीन अगर उखड़ गई तो मंत्री पद तो छोड़िए, पार्षद बनना भी मुश्किल हो जाता है। और यही डर इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, एचडी देवगौड़ा और पवन स्वामी की जेडीएस हो, अजित पवार की पार्टी हो या एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद हो, इन सब के सामने जो डर है वो राजनीतिक डर के बीच इंडिया गठबंधन ने बहुत सावधानी से जो पत्ते फेंके हैं, जो कार्ड खींचते, ब्रॉडकास्ट बिल जो वापस लेना पड़ा नरेंद्र मोदी सरकार को, यूं ही नहीं फैसला लेना पड़ा, कदम पीछे खींचने पड़े हैं। तो सीधा सीधा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मुश्किल परिस्थितियों के भीतर सत्ता में टिका कर रखो, इस रणनीति के ऊपर चलने की नौबत अगर आई है नरेंद्र मोदी को तो सहयोगी दल तो पुनर्विचार की प्रक्रिया में जाएंगे ही, क्योंकि उनको भी अपनी राजनीतिक जमीन को खोने का डर है। देखते रहिए आगे क्या होता है। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा राजनीतिक खेल देखने को मिल सकता है और उन सारे खेल के पूरी स्क्रिप्ट लिखनी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। सारी बातों को लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होंगे फिर से। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।